हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। 24 तारीख के दिन आपका जो समाज शास्त्र का पेपर है, उस 24 तारीख के दिन जो समाज शास्त्र का पेपर है, इसके लिए आपको मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं। जो प्रश्न 100% आपके सिलेबस पर आधारित है, आपकी किताब पर आधारित है, और इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करके जाएंगे। इनमें से आपको बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसमें से देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 24 तारीख के दिन बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत किए समाज शास्त्र कक्षा 12वीं के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं सबसे पहले बताने वाला हूं सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में जनगणना शुरू की गई? मतलब कि जो लोगों की गिनती है ना, वो कब शुरू की गई थी हमारे प्यारे भारत में? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि भारत में सबसे पहले सन 1872 में, ठीक है, सन 1872 में जनगणना प्रारंभ कर दी गई थी। कब? 1872 में, ये आप याद रखेंगे। और इसके बाद में आप लोगों का अगला प्रश्न है, भारत में विकलांग लोगों में सबसे अधिक संख्या किस श्रेणी की है? मतलब कि विकलांग जो होते हैं ना, उनमें किस प्रकार के विकलांग पाए जाते हैं हमारे भारत में? तो आपके ऑप्शन है दृष्टिहीन, बधिर, मंदबुद्धि या मूक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दृष्टिहीन। दृष्टिहीन ज़्यादातर पाए जाते हैं हमारे भारत में विकलांग लोगों में। ठीक है, इसके बाद में आप अगला जो प्रश्न है उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग, बिल्कुल अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग श्रीनिवास ने किस संदर्भ में किया है? तो आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण के संदर्भ में इस पश्चिमीकरण का प्रयोग किया गया है। इसमें यह होता है कि हमारे जो देश के जो लोग हैं वो विदेशी संस्कृति को अपनाने लग गए हैं। ठीक है, और विदेश के भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाश्चात्य संस्कृति को हमारे भारत के लोग अपनाने लग गए हैं और आधुनिक समझकर इसको आधुनिकीकरण कहा गया है उन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो वैश्वीकरण नामक जो पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक है मेलकम वॉटर्स। मेलकम वॉटर्स, आपका ऑप्शन नंबर सा ही करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों द्वारा किया गया खेड़ा आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो वो गुजरात राज्य से। खेड़ा आंदोलन का संबंध गुजरात राज्य से है प्यारे मित्रों। ऐसे आप बताएंगे और सारे प्रश्न आपकी किताब पर आधारित मोस्ट प्रश्न मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप याद करके जाएंगे इन्हें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संसार की कुल जनसंख्या का 16%, कितने परसेंट? 16% हिस्सा भारत में निवास करता है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को के समक्ष शक्तियां प्राप्त है? तो व्यवहारिक न्यायालय के समक्ष, जो व्यवहारिक न्यायालय होता है ना, व्यवहारिक न्यायालय के समक्ष शक्तियां प्राप्त है। भाषाई राज्यों ने भारतीय एकता को करने में सहायता दी है? तो मजबूत, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मजबूत करने में सहायता दी है। 3rd वाले में आप मजबूत लिखेंगे। ठीक है ना। और प्रबल भूस्वामियों के समूहों में मध्य और ऊंची जाति समूह के लोग आते हैं। तो यहाँ पर आप ऊंची लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहाँ पर ऊंची लिख देंगे। ठीक है, श्रम विभाजन तथा औद्योगिक समाज की आधारभूत विशेषताएं हैं। तो श्रम विभाजन और विशेषीकरण, क्या आएगा इसमें? विशेषीकरण लिखेंगे प्यारे मित्रों आप इसमें, क्योंकि जो श्रम विभाजन होता है ना, उसमें क्या होता है, औद्योगिकरण की जो समाज की आधारभूत जो विशेषता है उसको हम शामिल कर लेते हैं। श्रम विभाजन में क्या होता है कि कार्य का बंटवारा हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे आप याद रखेंगे अच्छे से। इसके बाद में देखिएगा आपके सत्य असत्य लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, जिनको अभी हम कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जनसंख्या के 3 महत्वपूर्ण घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास हैं। तो ये आपका सत्य बताना है आपको। ठीक है, सत्य है। जनगणना के कार्य को सर्वप्रथम 1861 के दशक में प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में अस्पृश्यता को आम बोलचाल की भाषा में छुआछूत कहा जाता है। तो ये सही है, अस्पृश्यता को छुआछूत कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का दूसरा बड़ा देश है। तो इसमें आपको असत्य लिखना है। क्या लिखना है? असत्य लिखना है, गलत। 19वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अस्पृश्यता उन्मूलन को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख अंग बनाया। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको सही जोड़ी बता रहा हूँ। इस सही जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसमें आपको याद रखना है 1956 समान वेतन अधिनियम,
ये समान वेतन अधिनियम आया था 1979 में, 1979 में। नगरीकरण की समस्या, तो नगरीकरण की समस्या से क्या हो जाता है, जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मतलब कि नगरीकरण का मतलब समझ लो आप कि जो गांव के जो लोग हैं ना, नगरों की तरफ पलायन करके और वहां पर बस जाते हैं। इस प्रकार से नगरों की जो जनसंख्या है वो बढ़ जाती है, जिसे नगरीकरण कहा जाता है। ठीक है, अर्थात सीधी सी बात यहाँ पर निकल कर ये आती है कि जो नगर की जो जनसंख्या है वो बढ़ती है, तब उसे नगरीकरण कहा जाता है। ये है बात मेन। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट, तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है, इनके आगे आप याद रखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गोरा देवी ये चिपको आंदोलन से संबंधित थी, गोरा देवी चिपको आंदोलन। ठीक है, ये आपकी सही जोड़ी हो चुकी है। अब सही जोड़ी के बाद में एक वाक्य वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, इसमें आपको समझना है, निम्नलिखित का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिएगा। राष्ट्रीय एकता में सर्वप्रमुख बाधक तत्व क्या है, मतलब कि जो हमारे देश की एकता है ना, उसमें बाधाएं कौन कौन सी है। तो भाषावाद और क्षेत्रवाद आएगा प्यारे मित्रों। मतलब कि भाषावाद का मतलब अनेक अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले हैं, और क्षेत्रवाद भी है, मतलब कि हम इस क्षेत्र के, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये कि भाषा भी एक प्रमुख बाधक तत्व माना गया है इसमें। ठीक है, लेकिन ये एक इसको भी दर्शाता है, मतलब कि डिफरेंट जो अच्छे जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं उनको भी दर्शाता है। लेकिन क्या होता है, लोग फिर उस भाषा को ही सर्वप्रमुख मानने लग जाते हैं, इसलिए वो बाधक हो जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व क्षेत्रवाद और भाषावाद है। प्रत्येक समाज की अनिवार्य विशेषता क्या है, तो परिवर्तन। परिवर्तन प्रत्येक समाज की अनिवार्य विशेषता होती है, ये आपको समझना है। भारत में परिवर्तन की किसी बाहरी प्रक्रिया का नाम लिखिए, तो पश्चिमीकरण। परिवर्तन की बाहरी प्रक्रिया का नाम क्या है, पश्चिमीकरण है। मतलब विदेश पाश्चात्य जो संस्कृति को हम अपना रहे हैं ना, वो पश्चिमीकरण कहलाता है। भारत में आज़ादी से पहले कृषि क्षेत्र में कौन सी प्रथा प्रचलित थी, तो जो कृषि क्षेत्र था ना प्यारे मित्रों, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जमींदारी प्रथा प्रचलित थी, जमींदारी प्रथा। देश के संतुलित विकास के लिए किसकी अत्यंत आवश्यकता है, औद्योगिकरण की। मतलब कि उद्योग अधिक से अधिक स्थापित किए जाएं, ये देश के संतुलित विकास में बहुत ही सहायक होते हैं। देश के संतुलित विकास में क्या सहायक होते हैं, तो उद्योग जो है देश के सांस्कृतिक विकास में सहायक होते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। और इसके पहले भारत में आज़ादी से पहले कृषि क्षेत्र में कौन सी प्रथा प्रचलित थी, तो जमींदारी प्रथा प्रचलित थी, ये आप इसमें ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये जो आपको प्रश्न बताया ना, ये 2020-21 में भी पूछे गए थे इनमें से। ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है अब भी आपसे पूछे जाएं, आपके सिलेबस पर आधारित है, इसलिए आपकी किताब में जो दिया गया है वो है ये सारी चीज़ें। तो बिल्कुल अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।